मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना। मोहब्बत को मजाक बनते देर नहीं लगती। और सुनो, ये मजाक दोबारा मत। चलिए देखिए, हम लोग का चैप्टर कितना है? 4। चैप्टर का नाम क्या है? उत्सर्जन। चैप्टर का नाम क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में जितने भी अनावश्यक चीज़ें होते हैं या अवशिष्ट पदार्थ होता है, अनावश्यक चीज़ें बोलिए या अवशिष्ट पदार्थ बोलिए, इसी को हम लोग बोलते हैं विषाक्त पदार्थ। क्या बोलते हैं इसको? विषाक्त पदार्थ। इसमें क्या किया जाता है? तो हम लोग कहा जाता है इसमें पसीना। क्या आ जाता है? पसीना। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? पसीना CO2 हम लोग का जो होता है हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता है, और पसीना भी जरूरत हम लोग का नहीं होता है शरीर का, तो वह क्या होता है? शरीर से बाहर निकलना। उसके बाद में क्या होता है? सीबस, नमक और यूरिया, यह सभी चीज़ें क्या है? तो अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। यह हमारे शरीर से निकलना बाहर जरूरी होता है। ठीक है। और यह क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जित पदार्थ। क्या बोलते हैं इसको? उत्सर्जित पदार्थ, या इसी को बोलते हैं हम लोग उत्सर्जन। क्या बोलते हैं इसको? उत्सर्जन। ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले कि हम लोग उत्सर्जन किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। उत्सर्जन, देखिए, उत्सर्जन। ठीक है। तो उत्सर्जन हम लोग किसे कहते हैं? तो बताएंगे कि शरीर में उपापचयी क्रिया द्वारा, शरीर में उपापचयी उपापचयी क्रिया द्वारा शरीर में उपापचयी क्रिया द्वारा बने, यानी कि अनावश्यक पदार्थ, उपापचयी क्रिया द्वारा बने अनावश्यक पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ, अनावश्यक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। यानी कि जो हमारे शरीर में आवश्यक चीज़ें नहीं हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं हुआ, शरीर से बाहर निकलना, शरीर से क्या करना? बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। इसमें रटने वाली कौन सी चीज़ है बताइए, इतना अच्छे ढंग से समझे हम लोग। उत्सर्जन, शरीर में उपापचयी क्रिया के द्वारा बने यानी कि अनावश्यक पदार्थ का हमारे शरीर से बाहर निकलना क्या होता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अब आप लोगों को दिक्कत होगा कि सर उपापचयी क्रिया क्या होता है, उपापचयी क्रिया क्या होता है? तो देखिए, हम लोग जो भोजन खाते हैं, भोजन हम लोग जो करते हैं, तो उसमें क्या होता है? वह थोड़े बड़े बड़े अणु होते हैं उसके, है ना। जब हमारे शरीर में जाता है तो वह क्या होता है? शरीर में हमारे पाचन क्रिया के द्वारा वह एकदम छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। और उसमें जो पोषक तत्व है, उसमें जो एनर्जी होता है, उसमें जो हम लोग का ग्लूकोज की मात्रा होता है, वो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक होता है उसको निकाल लेना। और यह क्रिया जो होता है हम लोग उसी को उपापचयी क्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उपापचयी क्रिया कहते हैं। ठीक। चलिए देखिए, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्सर्जी सर्जी नहीं, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, देखेंगे। उत्सर्जी पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं, यह ध्यान रखेंगे। देखिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी इसी परिभाषा से के अनुसार है कि शरीर में, क्या लिखेंगे? शरीर में उपापचयी क्रिया द्वारा, उपापचयी क्रिया द्वारा शरीर में उपापचयी क्रिया द्वारा बने अनावश्यक पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना, अनावश्यक पदार्थ का शरीर से क्या करना? बाहर निकलना। दीजिए। अनावश्यक पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना,
निकलना क्या कहलाता है हम लोग का? बाहर निकलना हम लोगों का उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। हमारे शरीर से यह बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। ठीक, इसके बाद आपको बताते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, बताइए। उत्सर्जी पदार्थ में आ जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में हम लोग आपको बताते हैं कि यह पसीना भी हम लोग का क्या है? उत्सर्जी पदार्थ ही है। क्या है? पसीना हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ। आपको हम लोग बताते हैं कि इसमें हम लोग का क्या जाता है? मूत्र भी हम लोग का क्या? उत्सर्जी पदार्थ, जो हमारे शरीर से बाहर निकलना क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद आपको बताते हैं उत्सर्जी पदार्थ में यह हम लोग का हो गया। अब देखेंगे कि उत्सर्जी अंग क्या पढ़ेंगे हम लोग, बताइए। उत्सर्जी अंग यहाँ पर दिखेगा ना, उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? तो देखेंगे कि जिस अंग के द्वारा, क्या लिखेंगे? जिस अंग के द्वारा अपशिष्ट यानी कि अनावश्यक पदार्थ, क्या लिखेंगे? अनावश्यक पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब देखिए, जिस अंग के द्वारा हमारे शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ है वह हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उसी अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उत्सर्जित अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उत्सर्जी अंग। क्या बोलते हैं उसको? उत्सर्जी अंग। इसके नीचे दिखेगा, चलिए देखिए। जैसे में आपको बताते हैं, जैसे में क्या क्या हो जाएगा आपको, जैसे। ठीक, जैसे में आपका हो जाएगा, बताते हैं फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा के द्वारा हम लोग का क्या निकलता है? तो CO2। फेफड़ा के द्वारा क्या निकलता है? CO2। तो उत्सर्जी अंग है। अरे फेफड़ा के द्वारा ही, नासिका के द्वारा निकलता है, लेकिन यहाँ से धक्का कौन मारता है? तो फेफड़ा ही तो मारता है। धक्का कौन मारता है? फेफड़ा। तब जाकर के हमारे नासिका से क्या होता है? CO2 बाहर निकलता है। तो क्या हो जाएगा बताइए? फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। उसके बाद में बताइए त्वचा। क्या होता है? त्वचा के द्वारा क्या निकलता है? तो पसीना। क्या निकलता है? पसीना। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा ही हम लोग का क्या निकलता है? पसीना। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं यकृत। कौन चीज? यकृत। ठीक है, उसके बाद में यकृत बोले तो लीवर। क्या होता है? लीवर। उसके बाद में ये बड़ी आंत। क्या होता है? बड़ी आंत भी हम लोग का क्या है? तो हम लोग का उत्सर्जित अंग है। उत्सर्जी क्या है? अंग है। ठीक है, इसके बाद आपको बताते हैं वृषण। क्या होता है? वृषण। ठीक है, वृकक। क्या होता है? वृकक। ठीक है, क्या होता है बताइए? वृकक। ठीक है, तो अगर पूछेगा बताइए कि मानव शरीर में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? ठीक है, तो बोलेंगे किसको? तो वृकक को। किसको बोलेंगे? वृकक को। वृकक हम लोग का जो होता है हमारे शरीर में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। कौन? वृकक। क्या होता है? वृकक। ठीक, उसके बाद में आपको बताते हैं, आपको मानव के उत्सर्जी अंग जो होता है, उस किस अंग से कौन चीज़ का उत्सर्जन होता है? किस अंग से कौन चीज़ का उत्सर्जन होता है? जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मानव शरीर के उत्सर्जी अंग
मानव शरीर के उत्सर्जी अंग, और किस अंग के द्वारा कौन सा अपशिष्ट पदार्थ हम लोग का शरीर से बाहर निकलता है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि आपको बताते हैं त्वचा क्या होता है, पहले त्वचा बताते हैं। त्वचा से हम लोग का क्या क्या बाहर निकलता है, तो सबसे पहले निकलता है हम लोग का कौन चीज़, पसीना। क्या निकलता है, पसीना। किसके माध्यम से निकलता है, तो त्वचा के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कौन चीज़, उसके बाद आपको बताते हैं कि सीबस क्या होता है, सीबस यह भी क्या होता है, तो त्वचा के माध्यम से ही निकलता है। उसके बाद बताते हैं कि आपको कौन चीज़, सोडियम क्लोराइड क्या निकलता है, सोडियम क्लोराइड क्या निकलता है बताइए, सोडियम क्लोराइड। किसके माध्यम से, तो त्वचा के माध्यम से। किसके माध्यम से, त्वचा के माध्यम से पसीना, सीबस, सोडियम क्लोराइड, यह सभी चीज़ें निकलता है। देखिए दूसरे नंबर पर आपको बताते हैं कि बड़ी आंत, कौन चीज़, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के माध्यम से हम लोग का क्या क्या निकलता है, हमारे शरीर से क्या क्या आवश्यक अनावश्यक पदार्थ निकलता है। तो सबसे इससे पहले निकलता है अपचा भोजन। क्या होता है, अपचा भोजन। हम लोग का शरीर से बाहर निकालने में कौन मदद करता है, तो बड़ी आंत। कौन करता है, बड़ी आंत, ठीक। इसके बाद आइए यकृत, कौन हो जाता है, यकृत, ठीक। फेफड़ा नहीं देखे, पहले फेफड़ा देख लीजिए। क्या देख लीजिए, फेफड़ा। तो फेफड़ा के द्वारा क्या क्या निकलता है, तो फेफड़ा के द्वारा हम लोग का निकलता है CO2। क्या होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़ा के द्वारा क्या निकलता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद निकलता है बलगम। क्या होता है, बलगम। या बलगम क्या होता है, यानी कि जो हमारे नाक से एकदम निकल गया तो वह क्या हो गया, बलगम, ठीक है। उसके बाद में हमारे मतलब कि मुख गुहा से भी निकलता है। तो इसको निकलने में यहाँ से झटका कौन मारता है, फेफड़ा ही तो मारता है। तो बलगम कहाँ से निकलता है, नाक से, और कहाँ से, मुख से भी कभी कभी निकल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, बलगम। समझ गए होंगे कि बलगम किसे कहते हैं, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो बलगम समझ गए। उसके बाद में आ जाइए कौन चीज़, यकृत। कौन चीज़, यकृत, ठीक है। यकृत जो होता है इससे क्या क्या निकलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इससे जो होता है यकृत जो होता है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को किसमें बदल देता है, यूरिया में। यकृत जो होता है किसको, तो अमोनिया को बदल देता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो NH2 क्या होता है, NH3 क्या होता है, NH3 किसका सूत्र होता है, अमोनिया को किस में बदल देता है, तो यूरिया में। कौन चीज़ में बताइए, यूरिया में बदल देता है। कौन, यकृत। और यूरिया का सूत्र होता है हम लोग का NH2 CONH2। यह किसका सूत्र होता है, तो यूरिया का। किसका सूत्र होता है, यूरिया का। समझ में आया। चलिए देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि जो हम लोग का सबसे जो अब पढ़ेंगे वृषण के बारे में। किसके बारे में, चौथे नंबर हो गया। पांचवें नंबर पर क्या पढ़ेंगे, वृषण के बारे में। वृषण नहीं, वृकक होता है। क्या होता है, वृकक। हमको वृषण ही याद हो गया है कि नहीं, वृकक। माइंड में केवल वृषण आ जा रहा है। देखिए वृकक जो होता है, यह कौन कौन चीज़ को, हमारे अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो सबसे पहले नंबर पर होता है हम लोग का कौन चीज़, तो हमारे सबसे पहले नंबर पर होता है मूत्र। मूत्र को बाहर निकालने में कौन सहायक होता है, वृकक। कौन होता है, वृकक। उसके बाद में हो जाता है यूरिया। क्या हो जाता है, यूरिया को भी शरीर से बाहर निकालने में यही मदद करता है। यूरिया को भी शरीर से बाहर निकालना किसका काम होता है, वृकक का। किसका काम होता है बताइए, वृकक का। फिर पूछेगा कि बताइए मानव शरीर का, क्या पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे उत्सर्जी पदार्थ, सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे किसको, तो CO2 को। किसको, CO2 को। CO2 जो हम लोग का है सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। सबसे प्रमुख क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। कौन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से देखिए, मानव का शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग पूछेगा तो वृकक। सबसे प्रमुख अंग पूछेगा तो क्या, वृकक। और सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ पूछेगा तो क्या बोलेंगे,
CO2, क्या बोलेंगे? CO2। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बाद में हम लोग जो होता है उत्सर्जन जो होता है, मतलब कि जीव जंतु में 3 प्रकार के होता है, 3 भागों में बांटा गया है। किसको? उत्सर्जन को। किसको? उत्सर्जन को। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। यह 3 भाग कौन कौन सा है? तो सबसे पहले नंबर पर है हम लोग का, सबसे पहले नंबर पर है जंतु। कौन सा? जंतु। जंतु यानी कि इसी में हम लोग का मानव आता है। इसी में कौन आता है? मानव। ठीक है, मनुष्य भी बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग का यहाँ पर आ जाता है पेड़ पौधा। कौन आ जाएगा? पेड़ पौधा। उत्सर्जन में भी, पेड़ पौधा में भी क्या होता है? उत्सर्जन होता है। पेड़ पौधा में भी क्या होता है? उत्सर्जन होता है। उसके बाद में हम लोग का तीसरे नंबर पर आ जाता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, एक कोशिकीय जीव होता है या किस विधि के द्वारा हम लोग का क्या करता है? तो परिवहन यानी कि उत्सर्जन करता है। तो बोलेंगे कौन चीज़? तो हम लोग को बोलेंगे इसको विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि द्वारा। ठीक है, यह विसरण विधि क्या होता है हम लोग 2 चैप्टर में भी पढ़े थे। विसरण विधि क्या होता है 2 चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए थे। या विसरण विधि क्या होता है आपको बताते हैं। देखिए, यानी कि वैसा पदार्थ जिसमें जिसमें आपको न जल, जैसे कि ग्रहण करने के लिए भी कोई, भोजन को ग्रहण करने के लिए भी कोई विशेष अंग नहीं होता है, और उत्सर्जन करने के लिए भी कोई विशेष अंग नहीं होता है। उदाहरण के रूप में बताए थे रुई। क्या बताए थे? रुई। पानी में डालिएगा, केनू से पानी उसमें अंदर घुस जाएगा, है ना, और दबाइएगा तो कहीं से भी निकल जाता है। कहीं से भी क्या आता है? निकल जाता है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? विसरण विधि। क्या बोलते हैं? विसरण विधि। हम लोग का चना वना डाल देते हैं, मूंग वूंग डाल देते हैं पानी में फूलने के लिए, तो अभी विसरण विधि द्वारा फूल जाता है। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। समझ में आ गया? हम लोग को पढ़ना है उत्सर्जन। उत्सर्जन में पढ़ रहे थे। उत्सर्जन में हम आपको बताए थे कि उत्सर्जन की क्रिया हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है कि नहीं? जब हमारे शरीर में उत्सर्जन के रूप में हम लोग का क्या होता है कि जितने भी हमारे शरीर का विषाक्त पदार्थ होता है वह सभी हमारे शरीर से क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। हमारे शरीर से क्या होता है? बाहर आ जाता है। क्या? विषाक्त पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता है कि नहीं? जैसे में क्या हो जाता है हम लोग का मतलब कि पसीना हो गया, है कि नहीं? उसके बाद में आपको बताते हैं मतलब कि सीबस हो गया, या इस तरह से मतलब कि हमारे शरीर के जितने भी अनावश्यक चीज़ें होती है वह सब हमारे शरीर से क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन जो होता है हम लोग का 3 प्रकार के, यहाँ तक दिखेगा ना? उत्सर्जन। उत्सर्जन जो होता है कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार से होता है। ठीक है, आपको बताते हैं कि किसमें किसमें। यह जीव को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। और दूसरा क्या होता है? दूसरा हम लोग का हो जाता है पेड़ पौधा। दूसरा क्या हो जाता है? पेड़ पौधा। ठीक, पेड़ पौधा। ठीक, उसके बाद में हम लोग का हो जाता है जंतु। क्या हो जाता है? जंतु। चलिए बढ़िए, समझिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए, तो हम लोग का पेड़ पौधा में क्या होता है? किस विधि द्वारा विसरण होता है? तो पेड़ पौधा में हम लोगों का जो विसरण विधि होता है वह जो क्या होता है हम लोग का? उत्सर्जन होता है विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विसरण विधि। विसरण विधि जो होता है हम आपको बताए थे कि यह हम लोग का किस में होता है? पेड़ पौधा में। किस में होता है? पेड़ पौधा में। और एक कोशिकीय जीव में और पेड़ पौधा में, दोनों में हम लोग का उत्सर्जन किस विधि द्वारा होता है? तो विसरण विधि द्वारा ही होता है। पेड़ पौधा में भी और किस में? जीव जंतु में। जीव जंतु में नहीं, हम लोग का एक कोशिकीय जीव में। किस में? एक कोशिकीय जीव में और पेड़ पौधा में किस विधि द्वारा उत्सर्जन होता है? तो विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें विसरण यानी कि उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग जो होता है नहीं होता है। एक कोशिकीय जीव में कोई उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग होता है? नहीं होता है। पेड़ पौधा में भी जो होता है ना, उत्सर्जन के लिए कोई निश्चित अंग, कोई विशेष अंग नहीं होता है। किसमें? पेड़ पौधा में। किसमें? पेड़ पौधा में। ठीक है, देखिए, अब इसमें जो होता है हम लोगों का उत्सर्जी पदार्थ जो होता है पेड़ पौधा में क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर। पेड़ पौधा में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना लट्ठा। क्या होता है? लट्ठा। लट्ठा जानते हैं? जो हम लोग देहाती भाषा में उसको लस्सा बोलते हैं ना। पेड़ पौधा में निकलता है क्या? लस्सा। जिसको पहले हम लोग बचपन में ना लाते थे वह टिकुली साटने के लिए, पता था ना? पेड़ से लेकर आते थे, मम्मी मंगवाती थी, दादी, है कि नहीं, कि लेकर के आइएगा। वह क्या होता है जिसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? लट्ठा बोलते हैं। इसको गोंद भी बोलते हैं। गोंद भी हम लोग का क्या होता है? पेड़ पौधा से निकलता है।
कौन चीज़ निकलता है? गोंद। गोंद भी हम लोग का होता है जो कहाँ से निकलता है? पेड़ पौधा से। ठीक, उसके बाद में आपको बताते हैं कि लैक्टस, कौन चीज़? लैक्टस। तो लैक्टेस क्या होता है? लैक्टेस, लैटेक्स। ठीक, तो ये जो लैटेक्स होता है हम लोग का किसी किसी पेड़ के पत्ता को जब तोड़ेंगे, उसके पत्ते को या उसके टहनी को, तो उसमें से दूध टाइप से निकलता है। क्या निकलता है? दूध टाइप से। तो उसको हम लोग लैक्टेस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लैक्टेस। अब किसी को बोलिएगा कि दूध निकलता है तो हम पीट वो करेगा, ठीक है? तो क्या होगा? या लैक्टेस क्या होता है? लैक्टेस। उसको हम लोग दूध के कलर का निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? लैक्टेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टेस। उसके बाद आपको बताते हैं कि और क्या निकलता है। तो इसमें से निकलता है रेजिन। क्या निकलता है? बोलिए। तो रेजिन निकलता है किसके रूप में? तो उत्सर्जन के रूप में। किसके रूप में? उत्सर्जन के रूप में। यह पेड़ पौधा से इतनी सारी चीज़ें निकलता है। हम लोग जंतु के बारे में पढ़ लिए हैं, मनुष्य के बारे में, कि मनुष्य के बारे में फेफड़ा से क्या निकलता है कि नहीं, वृक्क से क्या निकलता है, सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना मनुष्य के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ना है नाइट्रोजनी पदार्थ। क्या पढ़ना है? बताइए। नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ। ठीक है, यह नाइट्रोजनी पदार्थ हम लोग का कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजनी पदार्थ के बारे में ही पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग 1 नंबर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जो स्तनधारी जीव होता है। क्या होता है? स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव किसे कहते हैं? तो जो अपने बच्चे का पालन पोषण दूध पिला करके करता है उसको क्या बोलते हैं? स्तनधारी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्तनधारी जीव। अच्छा देखिए, यह जो स्तन होता है यह किस में होता है? स्त्री में होता है या पुरुष में होता है? स्त्री में होता है या पुरुष में होता है? बताइए। तो यह दोनों में होता है। क्या होता है? या दोनों में होता है। स्त्री में भी होता है और पुरुष में भी होता है। या जो मतलब कि स्तन जो होता है पुरुष में भी होता है और स्त्री में भी होता है। लेकिन सुनिए, यह स्त्री में भी होता है और किस में होता है? पुरुष में भी होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है स्तनधारी जीव जितने भी होते हैं उसमें जो उत्सर्जन के रूप में क्या निकलता है आपको बताते हैं कि यूरिया। क्या निकलता है बताइए? यूरिया उत्सर्जन के रूप में निकलता है। ठीक है, यूरिया का सूत्र क्या है? तो NH2, NH2। ठीक है, CONH2, CONH2, NH2। यह क्या है? इसका सूत्र है। किसका सूत्र है? यूरिया का। किसका सूत्र है? यूरिया का। तो जितने भी स्तनधारी जीव है वह क्या होता है हम लोग का? उसमें हम लोग का यह उत्सर्जन के रूप में निकलता है। तो स्तन दोनों में पाया जाता है, पुरुष में भी और स्त्री में भी। पुरुष में भी और स्त्री में भी। और क्या होता है कि जब उम्र बढ़ता है आपका 10 साल 12 साल होगा तो उसमें फ़र्क देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन पुरुष में नहीं, स्त्री में। और यह क्यों होता है ऐसा? आगे वाले जो चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखिए। तो अभी इतना समझिए कि स्तनधारी जीव उसको कहते हैं जो अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करता है? तो दूध पिला करके करता है। ठीक है, और यह स्तन जो होता है पुरुष में भी पाया जाता है और स्त्री में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन फ़र्क किस में होता है? बदलाव किस में होता है? स्त्री में, पुरुष में नहीं होता है। ठीक है, और क्यों होता है इसके बारे में हम लोग आगे अगले जो चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, सरीप यानी कि सरीसृप के बारे में। किसके बारे में? सरीसृप। देखिए दूसरे नंबर में क्या पढ़ना है? सरीसृप। ठीक है, ये क्या होता है सरीसृप? तो सरीसृप में जो होता है ना, जितने भी पक्षी होता है सभी पक्षी इसमें आ जाता है। किस में? सरीसृप में। ठीक है, यह क्या करता है? तो यह यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? यूरिक यूरिक अम्ल का। यूरिक अम्ल का। यूरिक अम्ल का क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? C5H4N4O3। ठीक है, C5H4N4O3 यह किसका सूत्र होता है? तो यूरिक अम्ल का। किसका सूत्र होता है? यूरिक अम्ल का। कहीं कहीं एसिड भी लिखा होता है, यूरिक एसिड। क्या लिखा होता है? यूरिक एसिड। तो हम लोग अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, याद रखेंगे। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं, याद रहेगा। चलिए देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो मछली होता है या कीट होता है ना, मछली और कीट, कीट हो या मछली, कीट हो या
मछली, मछली जल की रानी है कि नहीं। चलिए लिखिए, मछली हो या कीट हो, इसमें कौन सा होता है, तो अमोनिया क्या होता है इसमें उत्सर्जी के रूप में, तो अमोनिया होता है। क्या होता है, अमीनिया। क्या होता है, अमीनिया। अमीनिया का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। कौन चीज़ का उत्सर्जन होता है, अमीनिया का। इसका सूत्र क्या है, तो NH3। क्या सूत्र है इसका, NH3। ठीक है, अब देखिए, या इतना समझ गए हम लोग। स्तनधारी में क्या होता है, जितना भी जीव होगा स्तनधारी वो सब आ जाएगा उसी में। उसमें उत्सर्जन किसका होता है, तो यूरिया का। किसका उत्सर्जन होता है, यूरिया का। या सरीसृप यानी कि जितना भी पक्षी वर्ग है उसमें क्या आ जाएगा बताइए, यूरिक अम्ल का। और जितना भी मछली है या कीट है छोटे छोटे, उन सभी में क्या होता है, तो एमीनिया का उत्सर्जन होता है। कौन चीज़ का उत्सर्जन होता है, एमीनिया का। क्लियर है। चलिए लिखिए, अब हम लोग को पढ़ना है ब्रीकक के बारे में। किसके बारे में बताइए, ब्रीकक। ब्रीकक हम लोग कहते किसको है, यह देखेंगे पहले। देखिए, ब्रीकक, ब्रीकक, जो ब्रीकक होता है हम लोग किडनी को ब्रीकक, ब्रीकक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रीकक। हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रीकक। लेकिन इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं बताइए, किडनी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, किडनी। और इसको हम लोग ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में इसी को बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश ग्रीक भाषा में गुर्दा। ठीक है, और लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं क्या, लैटिन भाषा में उसको बोलते हैं रेन। क्या बोलते हैं, रेन। ठीक, समझ में आया। देखिए, तो इसको हम लोग कितने नामों से जानते हैं, ब्रिक कहिए, किडनी कहिए, गुर्दा कहिए, रैन कहिए। किस भाषा में रैन कहते हैं, तो लैटिन भाषा में। किस भाषा में, लैटिन भाषा में। गुर्दा किस भाषा में कहा जाता है, ग्रीक भाषा में। और किडनी किस भाषा में कहा जाता है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में नहीं। अरे वही हुआ, देखो, ब्रिकक, ब्रिकक हिंदी में कहते हैं। ब्रिकक कौन चीज़ में कहते हैं, हिंदी में। ब्रिकक का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक इसको अलगे नाम से पुकारता है, वैज्ञानिक लोग इसको अलगे नाम से पुकारता है। वैज्ञानिक लोग इसको कहता है क्या, वैज्ञानिक लोग इसको बोलता है रेनल। क्या बोलता है, रेनल। वैज्ञानिक लोग इसको क्या कहते हैं, रेनल। ठीक है, यह समझ में आ गया, वैज्ञानिक नाम इसका क्या हो गया, रेनल। ठीक है, ब्रिकक का अध्ययन क्या कहलाता है, ब्रिकक के बारे में अगर पढ़ेंगे, ब्रिकक, ब्रिकक का अध्ययन, ब्रिकक का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं बताइए, नेफ्रो, नेफ्रोलॉजी। ठीक, कौन चीज़ बोलते हैं इसको, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन का बना होता है। ब्रिकक कौन चीज़ का बना होता है, नेफ्रॉन का। जो ब्रिकक होता है उसका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है वह कौन चीज़ होता है, नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। इसलिए इसको हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। इसको, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, और जो इसका डॉक्टर होता है, जो इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर, डॉक्टर होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट यानी कि इसके जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर समझ लीजिए, जो इसके डॉक्टर। ठीक है, इसका जो स्पेशल डॉक्टर होता है ब्रिकक का, स्पेशल जो डॉक्टर होगा ब्रिकक का, इसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं इसको बताइए, नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, नेफ्रोलॉजिस्ट। जो ब्रिकक का डॉक्टर होगा स्पेशल, जो ब्रिकक के बारे में इलाज करता होगा, किडनी का इलाज करता होगा, उसको क्या बोलते हैं बताइए, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, नेफ्रोलॉजिस्ट। याद रहेगा। चलिए देखिए, अब हम बताते हैं कि ब्रिकक होता कैसा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ब्रिकक कैसा होता है। ये थोड़ा सा छोटा होता है और ये क्या होता है, थोड़ा सा
ये झुका हुआ होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन क्या होता है ये झुका हुआ होता है थोड़ा सा, ये साइड वाला। ठीक है, ये वाला जो होता है इसको इसको हम लोग बोलते हैं धमनी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? धमनी। इसमें धमनी में क्या होता है, तो ब्लड हम लोग का आता है रेड कलर का। ठीक है, इसमें दोनों मिक्स कर देते हैं, क्या कि रेड मार्कर तो है नहीं। ठीक है, इसको दोनों मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें रेड ब्लड बहता है, रेड रक्त, लाल रक्त। देखिए इसको क्या बोलते हैं बताइए? धमनी। क्या बोलते हैं इसको? धमनी। ठीक है, और इसका कार्य क्या है हम लोग का, इसको बताते हैं अभी। अगर वृक्क को एक साइड को काट करके हम लोग निकाल दे तो यह इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर अच्छा चमकने दीजिए। देखिए समझ में आ गया। इधर से जो धमनी की रक्त जो होता है, नस जो होता है हम लोग का, धमनी जो होता है इस तरह से आकर के इसमें अंदर क्या होता है, अंदर की ओर यह समाया हुआ होता है। और इस तरह से एक और जो नस है इसके बगल वाला, जिसमें हम लोग का क्या होता है, परिवहन होता है, वह इसमें भी हम लोग का इस तरह से होता है। इसको इस तरह से फैला हुआ होता है यह धमनी। ठीक है, इसमें क्या होता है, धमनी क्या होता है, फैला हुआ होता है। ठीक, चलिए देखें, यह दोनों इसमें फैला हुआ होता है। ठीक, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक, सबसे पहले वाला को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टार्ट यानी कि सार्टेक। क्या बोलते हैं? सार्टेक्स। ठीक है, जो दूसरा वाला है उसको बोलते हैं क्या, मेडुला। क्या बोलते हैं बताइए? मेडुला। ये जो तीसरा वाला भाग होता है यहाँ पर, तीसरा वाला भाग जो होता है यहाँ पर होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेन रेन हाइलम। क्या बोलते हैं इसको? रेन रेनल हाइलम, रेनल हाइलम। क्या बोलते हैं इसको बताइए? रेनल हाइलम। यह क्या करता है, तो सबसे अधिक अमोनिया इसी के पास होता है। रेनम हाइलम के पास क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है, तो अमोनिया। क्या होता है इसके पास? सबसे अधिक अमोनिया होता है। किसके पास? तो रेनल हाइलम के पास, रेनल हाइलम के पास। ठीक, सबसे ज़्यादा होता है क्या, अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। और जिस तरह से इधर है उसी प्रकार से इधर भी है। ठीक, दोनों साइड हम लोग का, दोनों वृक्क में एक ही जैसे है। दोनों वृक्क क्या होता है, एक ही जैसे। यानी कि मनुष्य में कितने वृक्क पाए जाते हैं, तो 2। कितने वृक्क पाए जाते हैं? 2। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या बताया है, रेनल। क्या वैज्ञानिक नाम क्या बताया है, रेनल बताया है ना, वैज्ञानिक नाम यहाँ पर बताया है रेनल। ठीक है, और रेनल हाइलम इसको बोलते हैं, रेनल हाइलम। किसके? इसके तीसरे भाग को। और इसके पास सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। ठीक, इसके बाद आपको बताते हैं कि अभी हम लोग वृक्क के बारे में जानेंगे कि यह कैसा होता है, इसका कार्य क्या है, हर चीज़ के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वृक्क का हेडलाइन डालते हैं। वृक्क। ठीक, तो वृक्क का अगर पूछा जाए कि बताइए इसका आकार कैसा होता है, वृक्क का आकार, तो वृक्क का आकार कैसा होता है, सेम का बीज देखे हैं, सेम का बीज। ठीक है, तो सेम के बीज की तरह इसका क्या होता है, आकार होता है। इसका आकार कैसा होता है बताइए? तो सेम के बीज की तरह, सेम के बीज की तरह। हम लोग देहाती भाषा में उसको राजमा बोलते हैं। देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, राजमा। ठीक है, उसके बाद में बताते हैं आपको कि यह हमारे शरीर में कितना होता है, कितना पीस होता है, हमारे वृक्क कै गो होता है बताइए? हमारे शरीर में कितना होता है, तो वृक्क होता है 2 गो। कै गो वृक्क होता है? 2 गो। ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक जोड़ा है कि नहीं? क्या बोल सकते हैं? एक जोड़ा। वृक्क कै गो होता है? एक जोड़ा। झोरा नहीं, एक जोड़ा नहीं, एक जोड़ा। समझ में आया? नहीं तो बोलिएगा एक झोरा नहीं, एक जोड़ा। ठीक है, समझिए। हम लोगों का आपको बताते हैं कि इसका रंग कैसा होता है, वृक्क का रंग कैसा होता है। तो इसका रंग होता है भूरा और भूरा लाल। कैसा रंग होता है इसका? भूरा लाल, यानी कि भूरा कलर का होता है और थोड़ा लाल कलर का भी होता है, दोनों हल्के हल्के होता है। ठीक है, मतलब क्या, इसका रंग क्या होता है, इसका रंग क्या, भूरा और लाल दोनों क्या होता है, अरे हल्का हल्का होता है दोनों रंग। ठीक है, चल देखिए,
उसके बाद बताते हैं आपको, ठीक है, कि यह जो होता है हमारे जो वृक्क होता है, ठीक है, आपको इसका वजन कितना होता है, वृक्क का वजन, वजन पूछा जाएगा तो बताएंगे कि इसका वजन जो होता है 140 ग्राम, 140 ग्राम, ठीक है। इसको 140 ग्राम, कहीं कहीं इसको 150 से 170 तक भी दे देता है, कौन चीज़, ग्राम तक, 150 से कहाँ 170 ग्राम तक, ठीक। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि बताइए वृक्क का लंबाई कितना होता है, वृक्क का लंबाई पूछ देगा कि वृक्क का लंबाई कितना होता है, तो बोलेंगे 10 सेंटीमीटर, कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद में पूछेगा कि इसका चौड़ाई कितना होता है, वृक्क का चौड़ाई बताइए, तो इसका चौड़ाई हम लोग बताएंगे कितना होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर, कितना होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ाई। फिर पूछेगा कि इसका मोटाई कितना होता है ना, क्या होता है इसका मोटाई, तो मोटाई बताएंगे कितना, 2.5 से कितना 4 सेंटीमीटर, 2.5 से 4 सेंटीमीटर, ठीक। यह जो होता है एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, एक झिल्ली से क्या होता है, झिल्ली से घिरा होता है, झिल्ली से क्या होता है, घिरा होता है, उस झिल्ली का नाम क्या है, तो उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम, क्या बोलते हैं बताइए, पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम झिल्ली से यह क्या होता है, वृक्क हम लोग का घिरा हुआ होता है, वृक्क जो होता है किस झिल्ली से घिरा हुआ होता है, तो पेरिटोनियम झिल्ली से, किस झिल्ली से, पेरिटोनियम झिल्ली से, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि यह बना कौन चीज़ का होता है, कौन चीज़ का बना होता है, अभी बताए हैं कि यह बना कौन चीज़ का होता है, तो अभी बताएं नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी कि इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, इसके डॉक्टर, सॉरी, एक इसके अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसके अध्ययन को, नेफ्रोलॉजी, और जो इसका डॉक्टर होगा उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि यह बना होता है कौन चीज़ का, तो नेफ्रॉन का, कौन चीज़ का बना होता है, नेफ्रॉन का, इसीलिए इसके अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का यह बना होता है, और इसके अध्ययन करने वालों को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, इसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, और इसके डॉक्टर को हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक। चल देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि वृक्क जो होता है, वृक्क के अंदर नेफ्रोलॉजी, यानी कि वृक्क के अंदर कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं वृक्क के अंदर, ठीक। तो दिमाग हिल जाएगा एकदम सुन करके, ठीक है। इसके अंदर जो है कितना नेफ्रॉन पाया जाता है, तो लगभग 10 लाख, कितना पाया जाता है, 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, कहाँ, वृक्क में, कहाँ पाया जाता है, वृक्क में, समझ में आया, नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, लगभग 10 लाख, कितना होता है, 10 लाख, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका गुण क्या है, इसका गुण, इसका काम क्या है, तो हम लोग का जो वृक्क है इसका गुण है कि यह एक, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा गुण होता है कि यह क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, क्या कर देता है, निष्क्रिय, तो कौन चीज़ को निष्क्रिय कर देता है, यानी कि जहर को, कौन चीज़ को क्या निष्क्रिय कर देता है, जहर को। जहर का मतलब हो गया कि अब थोड़ा बहुत हम लोग के शरीर में अगर जहर भी जाता है तो उसको निष्क्रिय कर देता है कौन, वृक्क, कौन कर देता है, वृक्क, किडनी, उसको क्या कर देता है, निष्क्रिय, उसको प्रभावहीन कर देता है, थोड़ा बहुत जाएगा तो। अब पूरा बोतल उठा के पी लीजिए, कहिएगा किडनी है ना, दूध को संभाल लेगा, तो फिर आप जाइएगा, है कि नहीं, समझे कि नहीं, अरे किडनी है वह थोड़ा बहुत जो होगा ना, काफ़ी कम मात्रा में अगर थोड़ा बहुत जहर भी चला जाता है तो उसको वह संभाल लेता है, कोई बात नहीं, आ जाओ, है कि नहीं। अगर पूरा बोतल ही भेज दीजिए तो वह संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा, नहीं। तो इसलिए ये हम लोग का निष्क्रिय करता है किसको, तो जहर को, विषाक्त पदार्थ जो भी होता है, जो हम लोग के भोजन के रूप में चाहे जल के साथ हुआ चला जाता है, तो उसको निष्क्रिय करने का काम कौन करता है, तो नेफ्रॉन करता है, कौन करता है, नेफ्रॉन, ठीक। यह इसका गुण है, यह क्या इसका गुण है, ठीक है। इसका काम क्या है, ओरिजिनल काम बताइए सर, वह तो गुण है कि हाँ थोड़ा बहुत जहर चल गया तो ठीक कर देगा, ठीक है। इसका काम बताइए, तो इसका काम देखेंगे, किसका, वृक्क का काम। वृक्क का काम जो है कि रक्त को छानना, रक्त को क्या करना, छानना, या तो समझ गए होंगे, रक्त को छानना, यानी कि जो हमारे रक्त में जितने भी कचरा है उस सभी चीज़ को छान करके बाहर निकाल देना। जैसे कि चाय पत्ती जो होता है, चाय छानना का काम क्या है, उसमें चाय पत्ती को छान जाना, चाय से पत्ती को अलग अलग कर देना, है कि नहीं, बेचारी अकेले रहेगी चाय, है कि नहीं। तो उसी तरह से ब्लड में जो भी होता है उसको छानने का काम कौन करता है, वृक्क, कौन करता है, वृक्क, ठीक है। और क्या करना, और रक्त को छानने का काम है, और इसी का काम एक और है क्या, इसका काम है रक्त को छानना और
मूत्र का निर्माण करना, मूत्र का निर्माण करना किसका कार्य है? वृक्क का। किसका कार्य है? वृक्क का ही काम है। ठीक, चलिए देखिए उसके बाद आपको बताते हैं कि नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होता है। ठीक है, नाइट्रोजनी पदार्थ के बारे में आपको बताए हैं। ठीक है, नाइट्रोजनी पदार्थ यहाँ पर देखिए, तो नाइट्रोजनी पदार्थ हम लोग का 2 नाइट्रोजनी पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे कौन चीज़। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर कोई इंसान मतलब कि किसी इंसान का किडनी खराब हो जाए, वृक्क खराब हो जाए, तो क्या उसको चेंज किया जा सकता है? हाँ, हो जाएगा। अगर किडनी खराब हो जाता है तो वह चेंज हो जाता है। यानी कि कितने देर में, यह कितने समय तक, यानी कि अगर किसी का किडनी खराब हो गया, अगर काट कर उसको शरीर से अलग कर दिए किडनी को, तो 48 घंटे का समय होता है। 48 घंटे में उसको फिक्स कर दिए तो काम करेगा, नहीं तो ख़त्म। कितने देर में? 48 घंटे में किसी इंसान का निकाला जाता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि इंसान जो होता है ना, एगो किडनी पर भी जिंदा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एगो किडनी पर भी जिंदा रह सकता है, समझे कि नहीं? तो उस तरह से हम लोग का इसका समय कितना होता है? 48 घंटे का। कितने देर का? 48 घंटे का। 48 घंटे में उसको फिक्स कर दीजिए, वह जिंदा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसे ज़्यादा समय गया तो यह गया आदमी, है कि नहीं? चलिए देखिए, तो यह समय कितना होता है? 48 घंटे में उसका समय होता है। और इंसान एक वृक्क यानी कि एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। और ऐसा माना गया कि किसी किसी व्यक्ति में जन्म से एगो किडनी होता है। जन्म से कैगो किडनी होता है? एगो, मतलब कि ऐसा अभी मतलब कि मिला है। ठीक है, अच्छा बताइए, अभी लालू यादव उसका किडनी खराब हो गया तो उनका बेटी एक किडनी उसको दिया है। ठीक है, चल लिखे यहाँ पर समझिए, तो यह क्या है? 48 घंटे यह इसका समय होता है, क्या जिंदा रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कि नाइट्रोजनी पदार्थ 2 हम लोग पढ़ लिए हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ। ठीक, तो 2 कौन कौन है ये आपको हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए यहाँ पर बताते हैं। ठीक, एक में हम लोग का यूरिया पढ़े, यूरिया। ठीक है, यह क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ है। कैसा है? नाइट्रोजनी पदार्थ। यह है, उसके बाद में अमोनिया। क्या है? अमोनिया। यह 2 क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ। क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ। अच्छा बताइए, नाइट्रोजनी पदार्थ किसको कहते हैं? बताइए, नाइट्रोजनी पदार्थ किसको कहते हैं? तो कहिएगा क्या सर आप भी मजाक करते हैं। देखिए इधर, नाइट्रोजनी पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होगा, है कि नहीं? नाइट्रोजनी पदार्थ किसको कहते हैं? जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होगा। ठीक, और यह कौन कौन है? तो यूरिया और एमिनो अम्ल। क्या होता है? एमिनिया। क्या होता है? एमिनिया। ठीक है, तो देखिए यूरिया जो होता है, ठीक है, अच्छा बताइए, हम लोग का इस दोनों में जटिल कौन होता है? यूरिया की अमोनिया? तो इसमें जटिल होता है, हम लोग का बताते हैं आपको कि जटिल होता है आपका इसमें कौन? जटिल होता है यूरिया। जटिल क्या होता है? तो यूरिया। पूछा जाएगा तो ये दोनों में जटिल कौन है? तो यूरिया। दिख रहा है यहाँ तक? दोनों में जटिल कौन होता है? यूरिया। अब नहीं दिखेगा, चलिए देखिए इसके बाद आपको बताते हैं कि दोनों में जटिल होता है यूरिया, लेकिन विषाक्त कौन होता है? विषाक्त का मतलब होगा कि एकदम खतरनाक, है ना? दोनों में विषाक्त कौन होता है? तो दोनों में यहाँ दिख रहा है ना, विषाक्त होता है अमोनिया। कौन होता है? बताइए, दोनों में विषाक्त कौन होता है? अमोनिया होता है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं, यह समझ में आ गया कि एमोनिया और अमोनिया में, यूरिया और अमोनिया में कौन जटिल होता है? तो यूरिया। कौन होता है? यूरिया। और दोनों में विषाक्त कौन होता है? तो अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? विषाक्त। यूरिया क्या होता है? जटिल। यूरिया क्या होता है? जटिल। अब इसके बाद समझिएगा कि जो हम लोगों का मतलब कि जो पेशाब होता है ना, विषाक्त के रूप में हम लोग का जो पेशाब होता है, यह इसमें 2% यूरिया होता है। कितना परसेंट यूरिया होता है? 2% यूरिया। ठीक है, 2%। हाँ, 2% क्या होता है? यूरिया। 2% क्या होता है? यूरिया। अगर 2% से कम होगा तो भी दिक्कत है, अगर 2% से बढ़ गया तो भी दिक्कत है। ठीक है, कितना परसेंट होना चाहिए? 2%। कितना परसेंट होना चाहिए? 2%। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि यूरिया का हम लोग का जो होता है रासायनिक सूत्र तो बताए हैं, क्या होता है? तो NH3। क्या होता है? NH3। NH3 CONH2। ठीक है, क्या? CNH
NH2 और CONH3 है कि नहीं? अरे रुको, यूरिया, हाँ यूरिया क्या हो जाएगा हम लोग का? NH2CONH3 चल देखिए, समझ में आ गया। और इसके बाद में हो जाता है जो यूरिया है, यह कितना होता है? तो 2% होता है। कितना परसेंट? 2%। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यह यूरिया जो होता है हम लोग के शरीर में होता है, शरीर में तो कौन चीज़ में होता है? यूरिया में। कौन चीज़ में होता है? यूरिया में। यूरिया जो होता है मतलब कि यूरिया जो होता है हम लोग का क्या है? ये जटिल है। कैसा है? जटिल है। लेकिन अमोनिया हम लोग का विषाक्त होता है। यूरिया क्या होता है? विषाक्त होता है। हम लोगों का जो किडनी है, किडनी ये बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा काम क्या करता है कि यूरिया को, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में बदल देता है, जो विषाक्त नहीं है। विषाक्त है? नहीं। विषाक्त कौन है? अमोनिया। विषाक्त कौन है? अमोनिया। इसलिए किसको? किडनी साहब को या विरकक साहब को प्रणाम, है कि नहीं? कौन चीज़ के लिए? तो अमोनिया को यूरिया में बदलने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यह विषाक्त पदार्थ है ना, आपको बताते हैं। देखिए, अब अमोनिया से यूरिया में बदल गया, इसी के कारण जब हम लोग का पेशाब शरीर से बाहर निकलता है तो यह उतना बदबू नहीं देता है। उतना बदबू नहीं देता है। कब? जब ये हमारे मतलब कि शरीर से बाहर निकलता है। शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि जैसे यह अमोनिया, यूरिया जो होता है बाहर निकलता है तो यह बदल जाता है 2 घंटा के बाद। 2 घंटा हो जाएगा तो यह बदल जाएगा कौन चीज़ में? अमोनिया में। कौन चीज़ में? अमोनिया में, यानी कि विषाक्त पदार्थ में। उसके बाद इतना ज़्यादा महकता है 2 घंटे के बाद कि मत पूछिए, है ना। बहुत खतरनाक महकता है, समझे कि नहीं? कितने घंटे के बाद? 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद कौन चीज़ में बदल जाएगा? या अमोनिया में। कौन चीज़ में? अमोनिया में। और इतना खतरनाक बदबू आएगा कि उसका कोई हद हिसाब नहीं है। इसीलिए कि जब मतलब कि पेशाब ताज़ा होता है तो वह बदबू नहीं देता है, लेकिन वही जब 2 घंटे के बाद क्या होता है? इतना ज़्यादा बदबू देता है कि उसका कोई हद हिसाब नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं। हला नहीं हंसीएगा, हंसीएगा, कहिए ना। ब्रिका काट लेंगे एगो यहाँ से किडनी काट के निकाल देंगे। देखो इधर, जो हंसेगा उसका, देखिए इधर। तो यकृत का सबसे अच्छा काम क्या है? ठीक है, यकृत का सबसे अच्छा काम क्या है? यकृत बोलिए या किडनी बोलिए, है कि नहीं, या ब्रिकक बोलिए, ठीक। चलिए देखिए, यकृत, यकृत जो होता है इसका यकृत बोल रहे हैं हम लोग, ब्रिकक है ना। क्या होता है? ब्रिकक। ब्रिकक का अच्छा काम क्या है? तो यह अमोनिया को, कौन चीज़ को? अमोनिया को, अमोनिया को कौन चीज़ में बदल देता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। कौन चीज़ में? बताइए। यूरिया में बदल देता है। यूरिया में बदल देता है कौन? ब्रिकक, ठीक। चलिए, उसके बाद में आपको बताते हैं, ठीक। देखिए, अब समझिए, यहाँ पर यह सभी प्रक्रिया होने के बाद, ठीक है, इसमें से, इस दोनों में से, ठीक होता है, इस तरह से हम लोग का क्या होता है? एक नली निकला हुआ होता है दोनों साइड से, ठीक, इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पर एक टंकी होता है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या होता है? टंकी होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से हम लोग के ब्रिकक से यह मूत्र को ले आकर के इसमें जमा करता है। इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं बताइए? मूत्रवाहिनी, ठीक। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं बताइए? मूत्रवाहिनी। और इसको क्या बोलते हैं? टंकी नहीं, देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग मूत्राशय। क्या बोलते हैं बताइए? मूत्राशय, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जमा हो जाता है। यहाँ पर आकर के आ जाता है, जमा हो जाता है। और इसकी क्षमता कितना है? तो 500 ml, 500 ml, यानी कि आधा लीटर। आधा लीटर तक का इसका क्षमता होता है कि यह रख सकता है। और आधा लीटर से ज़्यादा हो गया तो है कि नहीं? अब जा करके एकदम सुकून मिलता है कि नहीं? देखिए इधर 500 ml तक का इसका क्षमता होता है। कितना क्षमता होता है बताइए? 500 ml। समझ में आया कि नहीं? और 500 ml से अगर अधिक हुआ, है ना, तो एकदम 90 के स्पीड में भागता है आदमी। चल देखिए, समझ में आ गया? और जाकर एकदम रिलैक्स होके आता है। देखिए, इसका क्षमता कितना होता है?
500 ml। तो कहिएगा सर ये निकलता किधर से है कि नहीं? अच्छा चलिए, इसको यहाँ से एगो छेद कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी, और यह क्या हो जाता है, मूत्राशय, और यहाँ से हम लोग का क्या होता है, यह एकदम बाहर निकल जाता है शरीर से, है कि नहीं? समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया है? चलिए देखिए, इसके बाद हम लोगों को, आप लोगों को कल बताएंगे इसमें, और आगे की जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे कब? कल। मूत्र का निर्माण कैसे होता है, मूत्र का निर्माण, ठीक है, मूत्र का निर्माण के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। और हंस, अय अजय बंद करो।